ओके दोस्तों, तो मुख में भोजन के पाचन के बाद अब हम लोग अमाशय में भोजन का पाचन देखने जा रहे हैं। जब हमारे मुंह में भोजन का पाचन हो जाता है तो फिर मुंह में भोजन के पाचन के बाद जो भोजन है वो ग्रास नली द्वारा हमारे अमाशय में पहुंचता है, लेकिन डायरेक्ट ग्रास नली द्वारा अमाशय में नहीं पहुंच जाता है। क्या होता है कि जो हमारा ग्रास नली है उस ग्रास नली के अंदर इस तरीके से फैलने सिकुड़ने की क्रिया होती है। इससे क्या होता है कि भोजन धीरे 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 हमारे अमाशय में पहुंचता है। तो ये जो ग्रास नली है इसके अंदर क्या हो रही है, फैलने सिकुड़ने की क्रिया हो रही है, जिससे भोजन धीरे धीरे अमाशय में पहुंचता है। अगर मान लीजिए कि इसके अंदर फैलने सिकुड़ने की क्रिया नहीं हो तो भोजन आपने खाया, मुख में पाचन हुआ, उसके डायरेक्ट इस नली से डायरेक्ट जाकर अमाशय में भोजन गिरेगा, जैसे कि ढब की आवाज आएगी और अमाशय को भी नुकसान पहुंचेगा। जैसे मान लीजिए कि आप और आपका दोस्त जो है वो खाना खा रहे हैं और उस टाइम आपके ग्रास नली में कोई फैलने सिकुड़ने की क्रिया नहीं हो रही है, तो आप आराम से खा रहे हैं, तो आपका भोजन खाया, मुख में पाचन हुआ, अमाशय में गिरा, ढब, खाया ढब। लेकिन बाजू वाला बहुत तेज खा रहे हैं तो आवाज आएगा ढब ढब ढब, तो इससे बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हमारी ग्रास नली में फैलने सिकुड़ने की क्रिया होती है, भोजन आसानी से हमारे अमाशय में पहुंचता है। और ये जो फैलने सिकुड़ने की क्रिया होती है इसको कर्मा कुंचन कहा जाता है। यस, कंचना नहीं, कर्मा कुंचन कहा जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरिस्टालसिस। क्या बोलते हैं इसको? पेरिस्टालसिस, है ना। तो ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहलाता है, ये जो इसके अंदर फैलने सिकुड़ने की क्रिया होती है। अब जो हमारा अमाशय है ये एक चौड़ी थैलीनुमा संरचना होती है। इस अमाशय का ये भाग कार्डियक कहलाता है और ये भाग जो है फंडिक कहलाता है और ये पाइलोरिक कहलाता है। अब हमारे अमाशय में जो है, अमाशय की दीवार पे जठर ग्रंथि होती है, यानी ये जो अमाशय की दीवार है इस पर क्या मौजूद होती है? जठर ग्रंथियां। अब ये जो जठर ग्रंथियां मौजूद होती है इससे जठर रस निकलता है। इससे क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। हमारे अमाशय की दीवार पे मौजूद है जठर ग्रंथि, जिससे क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। अब इस जठर रस के अंदर तीन चीज मौजूद होती है। एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मौजूद होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा पेप्सिन एंजाइम मौजूद होता है और तीसरा कि म्यूकस मौजूद होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे अमाशय में जो भोजन का पाचन है वो जठर रस कर रहा है, जो कि जठर ग्रंथि से स्रावित होता है। और इस जठर रस के अंदर में मौजूद होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन एंजाइम और म्यूकस। चलिए जरा देखते हैं कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन। आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन रहता है। आपके एग्जाम में 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है कि भोजन के पाचन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या फंक्शन है। तो आप ऐसे बताना कि यह भोजन के साथ आए रोगाणु को मार देता है, जो भोजन के साथ जम्स आता है एक तो उसको मारता है, दूसरा भोजन को चूर्णित करता है। चूर्णित का मतलब उसे पीसता है और पतला करता है। ओके, उसके बाद हमारे जठर रस के अंदर एक एंजाइम होती है, पेप्सिनोजेन एंजाइम। अब चूंकि ये इनएक्टिव होता है, ये एंजाइम कार्य नहीं कर सकता है, तो क्या करता है कि जो हमारा एसियल एसिड है वो पेप्सिनोजेन एंजाइम को, जो कि अक्रिय है, उसको सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है, यानी इनएक्टिव पेप्सिनोजेन एंजाइम को यानी एक्टिव पेप्सिन में बदल देता है। तो ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फंक्शन। अब देखते हैं कि पेप्सिन एंजाइम क्या करता है। ये 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन होता है। तो पेप्सिन एंजाइम का सिंपल यही काम है कि ये भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि यानी कि पेप्सिन एंजाइम का क्या काम है। तो आप क्या बोलना कि ये पेप्सिन जो एंजाइम है वो भोजन की प्रोटीन को किसमें बदलता है? पेप्टोन में बदलता है। और हमारे मुख में भोजन का पाचन जब हुआ था तो उसमें स्टार्च माल्टोज में बदला था। तो ऐसे भी कभी क्वेश्चन रहता है कि जो भोजन का कार्बोहाइड्रेट उसका पाचन कहाँ से शुरू होता है, या स्टार्च का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मुख में। लेकिन मुख में प्रोटीन का पाचन नहीं होता, प्रोटीन का पाचन आपके अमाशय से शुरू होता है और अमाशय में जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल दे रहा है। उसके बाद अगर देखा जाए तो म्यूकस का क्या काम है, तो म्यूकस भी जठर रस का एक हिस्सा है। म्यूकस क्या करता है कि जो अमाशय की दीवार है उसके चारों तरफ म्यूकस अपना एक लेयर बनाता है, प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। अब चूंकि यहाँ पे जो एसियल एसिड है, ये एसियल एसिड हमारे अमाशय की दीवार को जला सकता है, खराब कर सकता है, इसलिए अमाशय की दीवार को ये लाइनिंग करके रखता है, उसको प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। नाउ यहाँ पर आप समझते हैं कि जो एसिडिटी होती है, जो अपच होता है, वो कैसे होता है। तो क्या होता है कि जब हम लोग मतलब बहुत ही ज्यादा अंधाधुंध अत्यधिक खा लेते हैं तो हमारे अमाशय के अंदर बहुत ज्यादा भोजन जब आ जाता है आवश्यकता से अधिक, तो ब्रेन जो है जठर ग्रंथियों को अलाउ करता है कि भाई आज जठर रस बहुत ज्यादा स्रावित करो, जिससे कि जैसे कि क्या होगा कि एसियल एसिड बहुत ज्यादा स्रावित हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि भोजन तो पच नहीं पाएगा और ये जो कंडीशन है ये एसिडिटी कहला जाता है। दूसरा क्या होता है कि आप जब लंबे समय तक भूखे रहते हो तो उसके बाद आपके अमाशय में भोजन तो नहीं रहता है, लेकिन जठर ग्रंथिया से जठर रस निकलता रहता है जिसमें एसियल एसिड होता है। तो यहाँ पे भी क्या है कि आपके अमाशय में एसियल अम्ल की मात्रा है, वो लगातार स्रावित हो रहा है, लेकिन भोजन नहीं, तो वो भी एक क्या होता है? एसिडिटी का केस होता है। अब ये जो एसिडिटी को दूर किया जाएगा, उस एसिडिटी को दूर कैसे किया जाएगा? तो सिंपल है, हम लोग जानते हैं कि जो अम्ल होता है
उस अम्ल को न्यूट्रल अगर भस्म से रिएक्ट करा देंगे तो फिर अम्ल का और भस्म दोनों एक दूसरे को असर खत्म कर देता है और लवण प्लस जल बना लेता है। और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो अम्ल के प्रभाव को खत्म कौन करता है, भस्म। तो ऑलरेडी आपको एसिडिटी क्यों हुई, क्योंकि आपके अमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ गई है, यानी एसिड की मात्रा बढ़ गई है। तो आपको भस्म लेना है जो उसको न्यूट्रलाइज करेगा। अब भस्म कहां से लीजिएगा, दवाई के जरिए से लीजिएगा। तो जिस दवाई के जरिए से भस्म लीजिएगा उस दवाई को एंटासिड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, एंटासिड कहा जाएगा। उस दवाई को हम लोग क्या कहते हैं भाई लोग, एंटासिड कहते हैं। ओके, एंटासिड कहते हैं। अब ये जो एंटासिड होता है उसमें क्या मौजूद होता है, भस्म मौजूद होता है। और जो एंटासिड के अंदर भस्म होता है वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। वो भस्म कौन सा होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको आमाशय में भोजन का पाचन समझ में आ गया होगा। अब चलते छोटी आंत में भोजन का पाचन, उसके बाद फिर आगे अवशोषण देखेंगे।